नमस्ते बच्चों, बालिशा मैडम के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी की पुस्तक कृतिका का अध्याय 3, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं और रीढ़ की हड्डी यह एक छोटा नाटक है, एकांकी है। एकांकी उपन्यास का एक पार्ट होता है जिसका रोल प्ले भी किया जा सकता है। इसमें पात्र होते हैं और आप इसको नाटक के रूप में प्रस्तुत भी कर सकते हैं। यह अध्याय एक सामाजिक समस्या पर आधारित है और वो सामाजिक समस्या है शादी ब्याह तय करने से पहले लड़की को देखने आने की। लेखक ने इस नाटक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि समाज चाहे कितना भी पढ़ लिख जाए, कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन महिलाओं के प्रति समाज की सोच नहीं बदली और न ही समाज अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ पाया है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से स्त्री शिक्षा के महत्व को भी समझाया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ रीढ़ की हड्डी। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। उमा एक पढ़ी लिखी शादी की योग्य लड़की है। उसके पिता रामस्वरूप उसकी शादी के लिए चिंतित हैं और आज उनके घर लड़के वाले यानी बाबू गोपाल प्रसाद जो कि पेशे से वकील हैं और उनका लड़का शंकर जो बीएससी करने के बाद मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, वे उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ अपने घर के बैठक वाले कमरे को सजा रहे हैं क्योंकि लड़के वाले उनकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बैठक में एक तख्त रखकर, तख्त कहते हैं चारपाई को, रखकर उस पर एक नया चादर बिछाया और फिर उमा के कमरे से हारमोनियम और सितार लाकर उसके ऊपर सजा दिया। रामस्वरूप जमीन में एक नई दरी और टेबल में नया मेजपोश बिछाकर उसके ऊपर गुलदस्ते सजाकर कमरे को आकर्षक रूप देने की कोशिश करते हैं। तभी रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा आकर कहती है कि उमा मुंह फुलाकर बैठी है। कौन है उमा? उमा है उनकी पुत्री जिसे देखने के लिए आ रहे हैं। इस पर रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि वह जाए और उमा को समझाए क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिला है, इसीलिए वह अच्छे से तैयार होकर लड़के वालों के सामने आए। और बात यह है कि उमा के पिता किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, लेकिन प्रेमा कहती है कि उसने उमा को बहुत समझाया, वह नहीं मान रही है। उसके बाद प्रेमा अपने पति रामस्वरूप पर दोषारोपण करते हुए कहती है कि यह सब तुम्हारे ज्यादा पढ़ाने लिखाने का नतीजा है। अगर उमा को सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया होता तो आज वह कंट्रोल में रहती। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि उमा की शिक्षा की सच्चाई लड़के वालों को ना बताए। इधर प्रेमा कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके उसे नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, बिना टिमटाम के तो भला कौन पूछता है, यानी बिना तैयार हुए तो कौन देखता है, सब खूबसूरती की तरफ देखते हैं। इसी मारे तो मैंने पाउडर ऑर्डर उसके सामने रखा, पर उसे तो इन चीजों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था और वो आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, वो तैयार होने के लिए राजी नहीं है। प्रेमा की बातें सुनकर रामस्वरूप थोड़ा चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आजकल शादी ब्याह के वक्त लड़की के साज श्रृंगार का क्या महत्व है, लेकिन वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कोई बात नहीं, वह वैसे ही बहुत सुंदर है। लड़के वालों के नाश्ते के लिए मिठाई, नमकीन, फल, चाय, टोस्ट का प्रबंध किया गया है, लेकिन टोस्ट में लगाने के लिए इधर मक्खन खत्म हो गया, इसीलिए रामस्वरूप अपने नौकर को मक्खन लेने के लिए बाजार भेज देते हैं। बाजार जाते वक्त नौकर को घर की तरफ आते मेहमान दिखाई दे जाते हैं। इनकी खबर वह अपने मालिक को दे देता है। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि हमारे यहाँ बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका खुद का लड़का आ रहे हैं और तुम जाओ और उमा से कहना कि करीने से आए। करीने का अर्थ है तरीके से, ढंग से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। दकियानुसी का अर्थ है पुराने विचारों के समर्थक। वे कहते हैं कि वे खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा लड़के के बारे में जानना चाहती है तो रामस्वरूप बताते हैं बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी किया है, लखनऊ में ही पढ़ रहा है,
बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। तालीम का अर्थ है शिक्षा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को तो ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि वे भी। ठीक उसी समय बाबू गोपाल प्रसाद अपने लड़के शंकर के साथ रामस्वरूप के घर में दाखिल होते हैं। लेकिन गोपाल प्रसाद की आंखों में चतुराई साफ झलकती है और आवाज से ही वो बहुत अनुभवी और फितरती इंसान दिखाई देते हैं। उनके लड़के शंकर की आवाज एकदम पतली और खिसियाहट भरी है, जबकि उसकी कमर झुकी हुई है। रामस्वरूप ने मेहमानों का स्वागत किया और औपचारिक बातें शुरू कर दी। बातों बातों में दोनों नए जमाने और अपने जमाने की बातों में तुलना करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप नाश्ता लेने अंदर जाते हैं। रामस्वरूप के अंदर जाते ही गोपाल बाबू रामस्वरूप की हैसियत आंकने की कोशिश करने लगते हैं। वह अपने बेटे को भी डांटते हैं, जो इधर उधर झांक रहा था। वह उससे सीधी कमर कर बैठने को कहते हैं। इतने में रामस्वरूप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद असल मुद्दे यानी शादी विवाह के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और वे कहते हैं कि आइए अब तो हम बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं। बिजनेस शब्द को सुनकर रामस्वरूप चौंक जाते हैं। वे शादी को एक व्यवसाय समझते हैं और शादी को बिजनेस का नाम देकर उसके बारे में बातचीत करने के लिए गोपाल प्रसाद कहते हैं। फिर जन्म पत्रिका को मिलाने की बात होती है तो गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि उन्होंने दोनों जन्म पत्रिकाओं को भगवान के चरणों में रख दिया। बातों बातों में वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए कहते हैं कि लोग उनसे कहते हैं कि उन्होंने लड़कों को उच्च शिक्षा दी है, इसलिए उन्हें बहुएं भी ग्रेजुएट लानी चाहिए। लेकिन मैं तो उनको कहता हूँ कि लड़कों का पढ़ लिख कर काबिल होना तो ठीक है, लेकिन लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाए और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स करने लग जाए तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। वो कहते हैं कि मुझे बहुओं से नौकरी नहीं करवानी है। फिर वो रामस्वरूप से लड़की उमा की सुंदरता के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं कि आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद रामस्वरूप की पुत्री उमा आती है। उमा एक प्लेट में पान लेकर आती है। उमा की आंख पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ चश्मे के बारे में पूछते हैं, लेकिन रामस्वरूप उसका झूठा कारण बताकर उन्हें संतुष्ट कर देते हैं कि अभी पिछले सप्ताह ही आंखों में प्रॉब्लम की वजह से चश्मा लगाया है। गोपाल प्रसाद उमा से गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं तो उमा मीरा का एक सुंदर गीत सुना देती है। उसके बाद वो पेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई आदि के बारे में भी पूछते हैं। उमा को यह सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह कोई उत्तर नहीं देती। यह बात गोपाल प्रसाद को खटकती है। वो उमा से प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी कहते हैं अपनी पुत्री से कि उमा जवाब दो। तब उमा अपनी धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है कि क्या दुकान में मेज कुर्सी बेचते वक्त उनकी पसंद और नापसंद पूछी जाती है। दुकानदार ग्राहक को सीधे कुर्सी मेज दिखा देता है और मोल भाव तय करने लग जाता है। ठीक उसी तरह से ये महाशय भी किसी खरीदार के जैसे मुझे एक सामान की तरह देख परख रहे हैं। रामस्वरूप ये सुनते ही परेशान होते हैं और उसे टोकते हैं। गोपाल प्रसाद भी नाराज होने लगते हैं। उमा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है कि पिताजी आप मुझे कहने दीजिए, ये जो सज्जन मुझे खरीदने आए हैं जरा उनसे पूछिए तो, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या उन्हें यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। उमा जवाब देते हुए कहती है कि आप इतनी देर से मेरे बारे में इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या यह हमारी बेइज्जती नहीं है। साथ में ही वह लड़कियों की तुलना बेबस भेड़ बकरियों से करते हुए कहती है कि उन्हें शादी से पहले ऐसे जांचा परखा जाता है जैसे कोई कसाई भेड़ बकरी को खरीदने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जांचता परखता है। उसके बाद उमा गोपाल प्रसाद को उनके लड़के शंकर के बारे में बताती हुई कहती है कि किस तरह से पिछली फरवरी में उसे लड़कियों के हॉस्टल में बेइज्जत करके भगाया गया था। तब गोपाल प्रसाद आश्चर्य से पूछते हैं, अच्छा तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उमा जवाब देते हुए कहती है कि उसने बीए पास किया है। ऐसा कर उसने कोई चोरी नहीं की, उसने पढ़ाई करते हुए अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा, उनके पुत्र की तरह कोई आवारागर्दी नहीं की। अब शंकर और उसके पिता दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को भला बुरा कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, गोपाल प्रसाद अपने पुत्र की गलतियों की तरफ नहीं देखते हैं। उमा पीछे से कहती है
जाइए जाइए, मगर घर जाकर यह पता अवश्य कर लेना कि आपके पुत्र की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और शंकर वहां से चले जाते हैं। उनको जाता देखकर रामस्वरूप निराश हो जाते हैं। पिता को निराश हताश देखकर उमा अपने कमरे में जाकर रोने लग जाती है। तभी नौकर मक्खन लेकर आता है और कहानी खत्म हो जाती है। कहानी में रीढ़ की हड्डी का अर्थ आत्मविश्वास और स्वाभिमान से है। जिस प्रकार से शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, उसी प्रकार से स्वाभिमान और आत्मविश्वास का महत्व जीवन में भी होता है। जीवन की नींव इसी से मजबूती से टिकी रहती है। हमारा आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।